माइटोटिक मशीन्स में हम लोग जहाँ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स की चर्चा पिछले लेक्चर में किया था, वहीं पर इस लेक्चर में आज हम लोग माइटोटिक मशीन्स का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, जिसमें सपोर्टिंग प्रोटीन्स या कोफैक्टर्स या कैसे मेटाफेज या एनाफेज के क्रोमोसोमल मूवमेंट्स होता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय है माइटोसिस के मैकेनिज्म को समझने में। ठीक है, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो देख रहे थे वो था कैलमेडुलिन, कैल्शियम आयन एंड कैलमोड्यूलिन। तो उसमें कैलमोड्यूलिन के बारे में बताया था कि एक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, अर्थात इस प्रोटीन का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सेल कभी भी कैल्शियम आयन को प्रिफर नहीं करता है रखने में। तो यदि एक हम टर्म आपको ऐसे ही यूं ही बोले, सेल नेवर प्रिफर्स the concentration of calcium ion from an extinct, from a certain value। एक certain value से ज्यादा वो कैल्शियम आयन को प्रिफर नहीं करता है, नेवर प्रिफर। ठीक है, तो therefore कैल्शियम आयन मैनेजमेंट, यदि सेल बहुत ज्यादा कैल्शियम आयन नहीं रख सकता है तो कैल्शियम आयन मैनेजमेंट इज डन बाय 3 तरीके से कैल्शियम आयन मैनेजमेंट होता है। पहला, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में कैल्शियम आयन को स्टोर कर दिया जाए। दूसरा है बाउंड कैल्शियम आयन, बॉन्ड कैल्शियम आयन। इसका मतलब हो गया कैल्शियम आयन प्लस प्रोटीन, इसमें हम लोग देख रहे हैं कैलमोड्यूलिन एक एग्जांपल। ये बॉन्ड कैल्शियम आयन जो स्टोर होता है। और तीसरा उपाय है कि efflux of calcium ion from extracellular fluid, from the ECF, मतलब सेल के बाहर से कैल्शियम आयन को मंगाया जा सके। तो 3 प्रकार से किसी भी सेल में कैल्शियम आयन मौजूद रहता है, मतलब मिल सकता है। एक है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में कैल्शियम आयन स्टोर कर दिया गया, जब जरूरत पड़ेगा तो कैल्शियम आयन को यहाँ से यूटिलाइज के लिए निकाला जाएगा। दूसरा है कि कैल्शियम आयन है लेकिन वो प्रोटीन के अंदर में है। ठीक है ना, ये प्रोटीन है लाइक कैलमेडुलिन, ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और तीसरा उपाय कि जब जरूरत हो तो सेल के बाहर से कैल्शियम आयन को अंदर ट्रांसपोर्ट करके लाया जाए। इसीलिए कैलमेडुलिन जो है वो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन है, जिसका वो यूज समय समय पर करता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें लोगों ने देखा कि कैलमोड्यूलिन पोजीशन ड्यूरिंग माइटोसिस, लोगों ने ये देखना चाहा कि कैलमोड्यूलिन जो है वो माइटोसिस के दरमियान में कहाँ मिलता है। तो उन्होंने क्या किया कि मान लो ये कैलमोड्यूलिन है, ठीक है, दिस इज कैलमोड्यूलिन, ठीक है। इस कैलमोड्यूलिन पर उन्होंने एक फ्लोरोसेंट डाल दिया, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक, ठीक है, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक, ठीक है ना। इस टेक्निक में क्या होता है, एंटीबॉडी जो होता है वो बाइंड करता है जब हम ट्रीट करते हैं, और वहां पर वो चमकदार चमकने लगता है, तो उसका इमेज मिलना शुरू हो जाता है।
अब जब लोगों ने इमेजिंग स्टार्ट किया तो प्रोफेज के दरमियान में, है ना, ये कैलमेडुलिन जो है, कैलमेडुलिन फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी, है ना, इसका लोकेशन था लोकेटेड एट सेंट्रियोल, मतलब सेंट्रियोल के पास ये चमक मिल रहा था। जब मेटाफेज में आया, अब तो चूंकि दोनों सेंट्रियोल अपोजिट पोल में चला गया तो पोल्स पर दिखने लगा चमक। एनाफेज में, जब एनाफेज आया और क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, ठीक है ना, तो ये पोल्स के पास ही दिख रहा था। और जब टेलोफेज आया तो मिड बॉडी फाइबर्स में दिखा, मिड बॉडी फाइबर्स। अब इसको हम थोड़ा सा आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करें। देखो, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, ये सेंट्रियोल है। जब प्रोफेज का समय आया, ठीक है, तो कैलमेडुलिन यहां दिखा, इसके इर्द गिर्द कैलमेडुलिन दिख रहा है। देखो मैं दिखा रहा हूं उसे ब्लू कलर से, कैलमेडुलिन इस सेंट्रियोल के पास दिख रहा है प्रोफेज में। वहीं जब मेटाफेज की बारी आई, मेटाफेज के, अब क्या हो गया कि पोल्स ऑलरेडी डिसाइड हो गए हैं, क्योंकि क्योंकि सारे जो क्रोमोसोम्स है वो स्पिंडल से अरेंज हो चुका है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो कैलमेडुलिन था उसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों पोल्स की तरफ दिख रहा था, कैलमेडुलिन, क्योंकि इमेजिंग टेक्निक था, फोटो लिया जा रहा था, जो चमक था वो यहाँ पर ज्यादा दिखा जा रहा था। और जब एनाफेज का पोजीशन था, और एनाफेज में जब क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे थे, देखिए एनाफेज है, ठीक है, जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे तो भी कैलमेडुलिन का जो हिस्सा था वो पोल के पास ही और स्पिंडल तक में ऐसे दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और जब टेलोफेज हो गया और क्रोमोसोम्स अपोजिट अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं, देखिए क्रोमोसोम पहुंच गया अपोजिट अपोजिट पोल पर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो, चूंकि काम अब खत्म हो गया, तो आपको अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिड बॉडी में दिख रहा है, मतलब बीच में उसका कॉन्सेंट्रेशन कैलमेडुलिन का दिख रहा है। ये जो इमेजिंग टेक्निक था, इस इमेजिंग टेक्निक ये बताया कि अलग अलग समय पर कैलमेडुलिन का कॉन्सेंट्रेशन जो था वो अलग अलग हिस्से में बढ़ रहा था और घट रहा था। अब एक फैक्टर का नाम है टाउ फैक्टर, टाउ फैक्टर, टाउ फैक्टर, ठीक है। टाउ फैक्टर जो है, इट इज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन, इससे हम लोग कहते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा रहता है। मैंने प्रीवियस बेसिक क्लास में इसके बारे में बताया भी है, ठीक है। और कैलमेडुलिन जो है, कैलमेडुलिन, इसके साथ टॉप फैक्टर जुड़ सकता है या जुड़ता है। जब भी ये दोनों जुड़ता है तो क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या कैलमेडुलिन का काम बढ़िया हो जाता है या कैलमेडुलिन का काम खराब हो जाता है। अब आप देखिए इसको कैसे हम लोग एक फॉर्मूला वाइज में कर रहे हैं। कैलमेडुलिन प्लस टाउ फैक्टर, ठीक है। टाउ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइन में, कि अगर टाउ अगर ऐसे लिख दे तो भी घबराना नहीं है। अब देखिए दो स्टेटस है, पहला है
at low concentration of calcium ion. ठीक है, यदि कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसे बोलते हैं कैल-टॉ कॉम्प्लेक्स। ओके, और जैसे ही हाई हो, एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, ये पिक्चर बदल जाता है। ठीक है, ये दोनों वापस खुलते हैं। इसका मतलब है कि जब कैल्शियम आयन कम है तो टॉ फैक्टर जो है वो कैल्मोडोलिन के साथ जुड़कर एक प्रकार से कैल्मोडोलिन के काम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, सोचो, सोचना जरूरी है। अगर इफ सेल हैज इनफ कैल्शियम आयन, अगर सेल के पास पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आयन हो तो सेल शैल नॉट यूज कैल्मोडोलिन, तो सेल जो है कैल्मोडोलिन का यूज नहीं करेगा। और जब सेल में कम कैल्शियम आयन हो तो सेल यूज करेगा कैल्मोडोलिन को। यही चीज दिखा रहा है यहाँ कि जब सेल में कैल्शियम आयन कम है तो कैल्मोडोलिन के साथ टॉ फैक्टर जुड़ गया और ये कैल्मोडोलिन टॉ कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिव हो गया। ठीक है, और एक्टिव होके इसको जो काम करना है स्पिंडल फाइबर के बायरफ्रिंजेंस के लिए, उस काम को ये करेगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन रीस्टोर हो जाएगा, वैसे ही ये फिर वापस ओपन हो जाएगा। अर्थात जब सेल में कैल्शियम आयन कम होगा तो कैल्मोडोलिन का सदुपयोग किया जाता है। टॉ फैक्टर जो है ये एक स्विच के रूप में काम करता है, मतलब कैल्शियम डिपेंडेंट स्विच। जब भी आपको कोई कहे तो आप कहेंगे कि ये तो एक ये है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन जिसका क्या काम है, कैल्शियम डिपेंडेंट स्विच, है ना। टॉ फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड कैल्शियम डिपेंडेंट स्विच। कैसे? तो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज लो, अगर लो हो तो वह क्या होगा, टॉ फैक्टर किसके साथ जुड़ जाएगा, कैल्मोडोलिन के साथ। तो और जब फिर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा तो टॉ फैक्टर डिसोसिएट हो जाएगा। टॉ फैक्टर डिसोसिएट्स, टॉ फैक्टर अलग हो जाएगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के कारण हम क्या कहते हैं कि ये कैल्शियम आयन डिपेंडेंट स्विच है। यह स्विच ऑन ऑफ होता है जब कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन घटता बढ़ता। अब हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम मूवमेंट। आप सबको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद होगा कि उसमें उन्होंने कहा था, जो थर्ड लॉ था, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समानुपातिक प्रतिक्रिया होती है। जब यह दो अलग अलग बॉडी में हो, ये था इक्वल एंड अपोजिट। हर एक एक्शन का, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हेन इट इज अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी, अलग अलग बॉडी के बीच में। तो जब हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम को खींचा जा रहा है, तो अगर मान लो कि खींचने का फोर्स ऐसे हो, इस फोर्स को कोई ना कोई तो एक वापस करेगा, क्योंकि नहीं अगर वो करेगा तो फिर तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गड़बड़ हो जाएगा। इसको स्टडी किया गया कि ये जो मोशन है, यह मोशन जो है वो काइनेटोकोर एंड पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर
स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, हम सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल क्यों लिखें, स्पिंडल माइक्रोट्यूबुलर इंटरैक्शन के कारण। सच तो यही है कि पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं के कारण होता है, काइनेटोकोर एंड पोलर स्पिंडल माइक्रोट्यूबुलर इंटरैक्शन। क्योंकि अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ये इसका सेंट्रोमियर है, तो यहीं पर काइनेटोकोर का फॉर्मेशन होता है, और इससे कौन जुड़ता है, स्पिंडल। तो काइनेटोकोर हो गया और पोलर स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही ये काम होता है। यहां पर पुलिंग एंड पुशिंग फोर्सेस यूज होते हैं, ठीक है ना, खींचो और धकेलो ताकतें, है ना, खींच लो धकेल दो, खींच लो धकेल दो। तो ये जो फोर्सेस हैं ये एक्चुअली मैकेनिकल फोर्सेस, हम सब जानते हैं ना, मैकेनिकल फोर्सेस, कि हम जैसे कोई गेट को खोलते हैं तो गेट पर लिखा रहता है धक्का देकर खोलें, पुश करें, या पुल करें, खींच कर खोलें, और इसके लिए हमें मैकेनिकली ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। अब देखो, यदि हम कहते हैं कि पुलिंग फोर्स यूज कर रहे हैं, पुलिंग फोर्स, ये फोर्स किसके द्वारा जनरेट हुआ, ये फोर्स तो स्पिंडल फैब्रिक द्वारा जनरेट होगा ना। रिजल्ट क्या होगा कि बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, जब स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल छोटा होना शुरू हो जाएगा, खींचना शुरू कर देगा, तो उसको बोलते हैं खींचना, ही पुलिंग का मतलब ही होता है खींचना। और पुशिंग, पुशिंग फोर्स का मतलब क्या हो गया, धकेलना। इसमें क्या होगा, बाय elongation of the spindle microtubule, spindle microtubule। आप सब लोग लिख रहे हैं, अपना कलम यूज कर रहे होंगे। तो जब हम स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल को लंबा करेंगे तो क्या करेगा, क्रोमोसोम को धकेलेगा, तो वो हो गया पुशिंग फोर्स। और जब हम स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल को छोटा हुआ देखते हैं तो वो खींचता है अपनी तरफ। तो ये जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा जनरेट किया जाता है, मतलब इसके पीछे कोई दूसरा नहीं, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल ही रहता है। इसी चीज को एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है, आप देखें इस डायग्राम और अपने कॉपी पर बनाएं, ठीक है। और ये हो गया, हाँ, एक दूसरा हो गया, एक ये पॉइंट है इधर, और एक ये पॉइंट है इधर, इधर एंड इधर, ठीक है। नॉर्मल सिद्धांत है कि अगर एक फोर्स अप्लाइड होगा किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी सरफेस पर, किसी भी प्लेन पर, तो उस फोर्स के लिए कारण जो वहां एक प्रेशर जनरेट करेगा, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने, मतलब इक्वलाइज करने के लिए अपोजिट साइड से भी एक रिएक्शन जनरेट करेगा, और वो रिएक्शन इसके अपोजिशन में होगा, इसके अपोजिट में होगा। तो रिजल्ट क्या है कि जब हम इसको ऐसे धकेल रहे हैं, है ना, जब हम इसको ऐसे धकेल रहे हैं तो अपोजिट साइड से भी एक फोर्स जनरेट कर रहा है, और वो फोर्स कैसे जनरेट कर रहा है, वो दोनों साइड छलक रहा है। देखो, जब हम पानी को आगे फेंकेंगे तो आप सोचिए कि ये पानी का लहर है, अगर ये पानी का लहर है जिसको हम ऐसे से आगे फेंक रहे हैं, वैसे स्पिंडल है लेकिन हम पानी का लहर है, सामने जो पानी होगा उसका लहर कैसे होगा, उसका लहर साइड बाय साइड, वहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो कॉज होता है। तो अगर इस प्रकार से हम फोर्स को देखें, इसी प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर स्पिंडल में देखी जाती है। यहाँ कुछ फोर्सेस होते हैं, जैसे देखो, पहला होता है ए, ये बीच वाला हो गया, दूसरा हो गया बी, है ना, तीसरा हो गया सी, चौथा हो गया
डी, पांचवा हो गया ई। अब अगर इन फोर्सेस के बारे में हम जाने, सबसे पहले ए, ये फोर्स क्या है? ये वो फोर्स है जो दो काइनेटोकोर के बीच में होता है। देखो ये तो क्रोमोसोम है, तो में से एक डायग्राम है। ये तो क्रोमोसोम है, तो ये जो ए फोर्स है वह क्या है? द फोर्स दैट links two kinetochore till एनाफेज, है ना? ये फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण एनाफेज शुरू होने से पहले तक दोनों क्रोमोसोम आपस में चिपके रहते हैं। अब आ रही है बी के बाद। बी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल डायरेक्टेड, चूंकि इधर भी बी इधर भी बी, तो ये हो गया पोल डायरेक्टेड फोर्स, ठीक है ना? जो जो क्या करता है? विच पुल्स, खींचता है किसको? काइनेटोकोर टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। इसी कारण जो काइनेटोकोर है, ये जो काइनेटोकोर है, इसको हम देखिए डार्क कर दे रहे हैं और डार्क कर दे रहे हैं। इस काइनेटोकोर को ये एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में खींच रहा है। अब हम लोग आते हैं सी के बारे में क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि फोर्स दैट पुल द पोल्स इनवर्ड। अब ये तो जो डायरेक्शन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन की ओर दिख, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया, और ई दोनों को हम बोल देते हैं, ये दोनों इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कौन सा है? डी। तो डी यहां पर है। डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेसिस्टेंस टू द इनवर्ड फोर्स। जो फोर्स अंदर की ओर जा रहा है उसका ये रेसिस्टेंस शो करता है, क्योंकि साइंस में क्या है कि हर एक न्यूटन्स का लॉ जो है उसको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अगर बी है तो बी का अपोजिट सी है, सी का अपोजिट डी है। इस तरह से आप सोचिए कि कितना मैकेनिक्स यहाँ यूज होता है। अभी जो बताया उसी में एनाफेज क्रोमोसोमल मूवमेंट का भी राज छिपा हुआ था, ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो है इस दोनों अपोजिट पोल की तरफ शॉर्टनिंग के कारण ये खींचना शुरू कर देते, ठीक है ना? और इस वक्त जितना फोर्स इस पर यूज होता है काइनेटोकोर पर, वो होता है 10⁻⁻11 डाइन सीजीए यूनिट, जो कि काफी होता है, और इसके लिए 30 एटीपी का खर्चा होता है। तो काफी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। तो साइंस ये कहता है कि एक्चुअली क्रोमोसोम का सेपरेशन एक फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, फोर्स का कॉन्सेप्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, इन सब को वहां पर अप्लाई करता है। और इसीलिए यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि ये जो मूवमेंट होता है एकदम प्रॉपर, डायरेक्टेड एंड पर्टिकुलर होता है। इसमें कहीं कोई लोचा झोट ये सब नहीं होगा। तो ये आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं।